गुड आफ्टरनून बच्चों। तो एनटीएसपी का जो सेकंड पेपर था उसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे और सेक्शन बी हम लोगों को डिस्कस करना भी बाकी है। तो आज हम लोग जल्दी से जल्दी सेक्शन बी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी में ये 36 नंबर क्वेश्चन है। अ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्टाइल हमेशा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। प्रोजेक्टाइल का मतलब ही होता है पैराबोलिक पाथ, है ना। अच्छा, मतलब ये सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन मोमेंटम इज नेवर जीरो। सही बात है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब फेंका जाता है तब भी मोमेंटम होता है, रास्ते में कहीं पर भी हो तब भी मोमेंटम रहता ही है, और जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर वापस गिर रहा होता है तब भी मोमेंटम रहता है। मोमेंटम का मतलब समझते हैं आप, मास इनटू वेलोसिटी। तो हर जगह पर मोमेंटम रहता है, कभी भी मोमेंटम जीरो नहीं होता है। देख रहे हैं ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। मेरा ख्याल ये क्वेश्चन आपके लिए आसान क्वेश्चन रहा होगा, आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। आगे चले भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एंगल x द प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज एंड इट इज इक्वल टू y। हियर x एंड y क्या है? प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम रेंज पर फेंकने के लिए हमें जो एंगल रखना पड़ता है वो रखना पड़ता है 45 डिग्री, और तब रेंज मैक्सिमम मिलता है ना। और इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी? रेंज का फॉर्मूला हमको पता होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो दिस इज वेलोसिटी है v नॉट, यहाँ पर लिखेंगे v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन g। सो दिस बिकम v नॉट स्क्वायर बाई g, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होगा। देखिए 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 45 मतलब 90, साइन 90 मतलब 1, तो रिजल्ट आया v नॉट स्क्वायर बाई जी। इसको क्वेश्चन में x बोला गया है और इसको क्वेश्चन में y बोला गया है। तो x कितना हुआ 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4 रेडियन, और y कितना हुआ v स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे 2g लिखा हुआ, ये गलत हो गया। पाई बाई 4 v स्क्वायर बाई g ये सही हो गया। पाई बाई 2 यहीं पे गलत हो गया, पाई बाई 2 यहीं पे गलत हो गया। ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन ठीक है, आसान है। इस क्वेश्चन में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो रेंज सबसे ज़्यादा होता है, और उस रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर बाई जी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट बोला गया है, इसलिए v नॉट स्क्वायर बाई जी बोला जाएगा, और वो y है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है? इसको हटा दें भाई हम। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t बराबर 0। ठीक है ना। Sn be the distance traveled by the block in the interval of t is equal to n minus 1 से t बराबर n। इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है t इज इक्वल टू 0 और ये है t इज इक्वल टू n, और ये टाइमिंग है t इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है ना। और ये है डिस्टेंस, ये है nth सेकेंड। n सेकेंड मालूम है क्या होता है? nth सेकेंड क्या होता है? t बराबर n सेकेंड, और एक सेकेंड पहले के बीच का जो एक सेकेंड होता है वो nth सेकेंड होता है, और इसमें चली गई दूरी क्या होती है? Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a
2t माइनस 1, मतलब कि 0 प्लस हाफ a 2n माइनस 1, nth सेकेंड में चली गई दूरी u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये जो nth सेकेंड होता है वो 1 सेकेंड होता है ना। तो ये हो गया हाफ a 2n माइनस 1। तो अब इन्होंने क्या बोला कि Sn नहीं लिखना है बल्कि Sn प्लस 1 लिखना है। तो आइए अब इसको हम देखें। Sn बराबर हो गया u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, u 0 है तो ये हो गया हाफ a 2n माइनस 1। इसको देखते हुए अगर हम Sn प्लस 1th सेकेंड लिखेंगे, ये nth सेकेंड था और ये n प्लस 1 सेकेंड है, तो u प्लस हाफ a 2 और n की जगह पर क्या आएगा बताओ, n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, u 0 है बिकॉज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो 2n प्लस 2 माइनस 1, so this become half a 2n प्लस 1। ठीक है ना। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार टेस्ट में पहले भी आ चुका है और एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो अब हम लोग Sn और n प्लस 1 का रेशियो देखें तो हाफ a से हाफ a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2n प्लस 1 और नीचे आएगा, ऊपर आएगा 2n माइनस 1 और नीचे आएगा 2n प्लस 1। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमको ये समझना है कि nth सेकंड क्या होता है। जैसे 10th सेकंड क्या होता है, तो 10th सेकंड होता है वो 10 सेकंड और 9 सेकंड के बीच का 1 सेकंड होता है। तो nth सेकंड क्या होता है, t बराबर n और t बराबर n माइनस 1 के बीच का ये जो 1 सेकंड होता है ये nth सेकंड होता है और nth सेकंड में चली गई दूरी का ये फार्मूला है। तो जब nth सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला ये है, तो n प्लस 1th सेकंड में चली गई दूरी के फार्मूले में n की जगह पर हमको n प्लस 1 रख देना है और एक रिजल्ट हमको मिल जाएगा। फिर हम उसका रेशियो निकालेंगे, वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है, फॉर मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन and in the same direction the magnitude of average velocity is equal to average speed। कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करे और बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट ना हो, तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट होगा और वही डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बोला जाएगा। तो ऐसे में जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम मान लीजिए t है, और अगर एवरेज स्पीड निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये दूरी मान लीजिए कि d है, ठीक है ना, तो यहां भी d अपॉन टी आएगा और यहां भी d अपॉन टी ही आएगा, यानी कि असर्शन बिल्कुल सही है। और रीजन, फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड इन सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को क्या कहते हैं बताओ, पाथ लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं और इसी वजह से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू भी बिल्कुल सेम आती है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं और रीजन असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है।
तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन एक सिंपल लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों का सही भी हुआ है, कई लोगों का गलत हुआ है। वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ये वेलोसिटी दी हुई है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में चली गई दूरी हमको निकालनी है, तो वेलोसिटी को अगर हम dx बाई dt लिख दें तो ये हो गया AT प्लस BT स्क्वायर। इस प्रकार से dx इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर dt होगा। और अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें और टाइम की लिमिट लगा दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, टाइम की लिमिट 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो हमको 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में चली गई डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो ये हो गया AT का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से लेके 2 सेकेंड तक। तो जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो a बाई 2 एंड 2 स्क्वायर प्लस b बाई 3 एंड 2 क्यूब, और जब आप लोअर लिमिट रखेंगे, जब आप आइए लिमिट यहाँ पर रखने की जगह नहीं है तो हम लिमिट को यहाँ रख दे रहे हैं, इज इक्वल टू, हाँ रखिए अपर लिमिट रखिए, तो a बाई 2 2 स्क्वायर प्लस b बाई 3 2 क्यूब, ये रख दिया अपर लिमिट, माइनस अब रखिए लोअर लिमिट a बाई 2 1 स्क्वायर एंड b बाई 3 1 का क्यूब, ठीक है ना। तो दिस बिकम 2a प्लस 8b बाई 3 माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 3। तो 2a माइनस a बाई 2, ठीक है ना, और 8b बाई 3 माइनस b बाई 3। 2a माइनस a बाई 2 एंड 8b बाई 3 माइनस b बाई 3। तो ये हो गया 4a माइनस a यानी कि 3a बाई 2, और ये हो गया 8b बाई 3 माइनस 1b बाई 3 यानी कि 7b बाई 3। तो आप देखिए आपका क्या आंसर होना चाहिए, गलत हो गया ये तो। 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b सही हो गया। ये देखिए ये गलत है, ये देखिए गलत है, ठीक है ना। तो आंसर होगा सेकंड। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया गया है और इसी मेथड से सॉल्व भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाकर अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ये ग्राफ अगर आपने बना भी लिया तो आप अंडर कवर्ड एरिया नहीं निकाल पाएंगे, इतना मैथमेटिक आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इसको इंटीग्रेशन मेथड से किया गया है जो कि ग्राफिकल मेथड से आसान है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 है, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल वेलोसिटी सिंगल वैल्यूड while एवरेज स्पीड में हैव मल्टीपल वैल्यूज। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहाँ पर इस जगह पर एवरेज लिखा होना चाहिए था, ठीक है ना। बहुत ध्यान से काम करने के बाद भी यहाँ का एवरेज देखिए रह गया, एवरेज वेलोसिटी एक गिवन टाइम इंटरवल में। ये देखिए एक बॉल यहां से यहां गई तो ये होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो A से B तक जाने के लिए डिस्टेंस तो कई हो सकती हैं,
ये देखिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्पीड की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, जबकि एवरेज वेलोसिटी की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोगों का ये गलत इसलिए हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर एवरेज नहीं छपा हुआ था, जिससे समझने में दिक्कत हुई होगी। तो अब आप अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर एवरेज जरूर कर लीजिए और तब ऑप्शन नंबर 4 को सही कर दीजिए। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अगर कोई पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता है, ए से बी जाता है, तो मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लीजिए कि 80 मीटर है। तो आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 80/100 यानी कि 0.8 यानी कि लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। और अगर कोई पार्टिकल सीधी लाइन में चले, ए से बी सीधी लाइन में चले, तो डिस्टेंस भी 80 होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 80 होगा। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो 80/80 यानी कि 1 होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो ज्यादातर केसेस में लेस देन 1 होगा, लेकिन इस केस में इक्वल टू 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इक्वल टू और लेस देन 1 क्वेश्चन अच्छा है, टेस्ट में कई बार कई जगह आ चुका है, हर अच्छी बुक में दिया भी हुआ है। कुछ स्टूडेंट इसका आंसर सिर्फ लेस देन लगाते हैं, जबकि ऐसा केस अगर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने की वजह से इनका अनुपात 1 आता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा उसका आंसर आप लोग हमेशा लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया है और एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। वेलोसिटी क्योंकि डिस्टेंस के साथ बदल रही है, इसका मतलब है कि पार्टिकल का मोशन एक्सीलरेटेड है और हमें वही फाइंड करना है। उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड करना है। आइए हम लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, v dv/dx। यही फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि वेलोसिटी यहां पर पोजीशन के फॉर्म में दी हुई है। एक बार वेलोसिटी को हम इस प्रकार से लिखकर देखें, 3x + 16 होल टू द पावर हाफ। अंडर रूट को हमने ऐसे लिख दिया जिससे कि हम डिफरेंशिएशन को इजीली कर पाए। तो पहले वेलोसिटी लिखिए 3x + 16 की पावर हाफ और अब इसी को डिफरेंशिएट करिए। तो हाफ नीचे आ जाएगा, 3x + 16 की पावर हाफ -1 यानी कि -हाफ। और जब इसको दोबारा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए? 3 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पावर +हाफ और ये पावर -हाफ मिलकर 1 हो जाएंगे। तो यहाँ 3 और 2 नीचे यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है पार्टिकल का एक्सीलरेशन। और अब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी है √3x + 16
इनिशियल वेलोसिटी यानी कि x इज इक्वल टू 0 रख दें तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 16 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, और अगर एक्सीलरेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाए तो ये आसानी से सॉल्व हुआ होगा। हालांकि कुछ बच्चे ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला डिफरेंशिएशन ना कर पाने की वजह से इस सवाल को गलत भी किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरूर एक बार अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चले भाई। स्टेटमेंट है दो, देखना है क्या सही है क्या गलत है। द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि स्पीड जो है वही रहे, स्पीड का ना मान बदले ना दिशा बदले, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कहीं कोई एक्सीलरेशन नहीं है। और ऐसे केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान बिल्कुल सेम आएगा। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम आप t1 मान लें और यहां से यहां तक का टाइम आप t2 मान लें, और a से लेके b और यहां ले लीजिए c, इस पॉइंट को a मान लेते हैं, b मान लें और c मान लें, तो आप a से लेके c तक एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट x1 कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा t1 प्लस t2 और नीचे भी आएगा t1 प्लस t2। इस प्रकार से ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे और एवरेज वेलोसिटी का आंसर v आएगा, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी v ही है ना। जिससे ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और हमने हमेशा कहा कि जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा सेम आती है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। ऐसा तो होता ही नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट, कोई एक्सेलरेशन ना हो, वेलोसिटी ना बढ़े ना घटे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट सेकंड इन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये पेपर एक ऐसा पेपर था जिसमें बहुत सारे, मतलब कई क्वेश्चन ऐसे थे जो सही हो सकते थे, लेकिन ध्यान कम देने की वजह से कुछ बच्चों के गलत हुए हैं। सीखते जाइए, समझते जाइए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट, कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी समय के साथ ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलतियां कम होती जाएंगी। ये एक ग्राफ है जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच दिया गया है, और ग्राफ ये बना हुआ है। ठीक है ना, ये एक पैराबोला है जो नेगेटिव डायरेक्शन में है, जिसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि y के अबाउट घूमा हुआ ये देखिए, और माइनस वाई की तरफ घूमा हुआ इसलिए y बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पैराबोला के बारे में और जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए x है और ये देखिए ये y एक्सिस है,
और अगर पैराबोला ऐसा बना हुआ है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पर a एक कांस्टेंट है। अगर पैराबोला ऐसा है, वो माइनस वाई की तरफ झुका हुआ है, इसकी इक्वेशन होगी माइनस ए एक्स स्क्वायर। और देख लीजिए, ये x है और ये y है और ये माइनस वाई है। अगर पैराबोला ऐसा है तो x के अबाउट x को कवर कर रहा है, तो x की पावर 1 होगा, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। और अगर वो माइनस एक्स को कवर कर रहा है, अगर वो माइनस एक्स को कवर कर रहा है तो x इज इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, ठीक है ना। जिसके अबाउट वो घूमेगा उसकी पावर 1 होगी, और प्लस की तरफ है तो प्लस में, और माइनस की तरफ है तो माइनस में रिजल्ट लिखा जाएगा। इन दोनों डायग्राम को देखकर आप एक सिंपल पैराबोला की इक्वेशन को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे में जो पैराबोला है वो कौन सा वाला है, देख के बताइए। ये वाला है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, y इज इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर। जहाँ मैंने कहा भी था कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है, जो कि यहाँ भी है, देखिए हाफ जी एक कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन अच्छा है, हल्का सा मैथमेटिकल है, लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन लगाते रहे होंगे, रेगुलर क्वेश्चन लगा रहे होंगे, वो इसको तुरंत पहचान कर सही ऑप्शन का चुनाव कर लिए होंगे। A body moves in a straight line with velocity v1 for 1/3 time and remaining time with v2. Find average velocity. पहले 1/3 टाइम तक v1 वेलोसिटी से और बचे हुए टाइम में v2 वेलोसिटी से, ठीक है ना। ये बचा हुआ टाइम है v2 वेलोसिटी से। तो हम ऐसा करते हैं कि टोटल टाइम को हम 3t मान लें, तो जो 3t का 1/3 होगा वो होगा t, और बचा हुआ जो 2/3 होगा वो होगा 2t। और माना कि ये दूरी x1 है और x2 है, ठीक है ना। तो आइए, अगर हम इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C मान लें, तो हमें A से लेके C तक एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो x1 क्या होगा, आप देख के बताओ। x1 will be v1t and x2 will be v2 into 2t upon total time t plus 2t। तो ऊपर हो गया आपका v1t और 2v2t अपॉन नीचे हो गया 3t। तो ऊपर से t कॉमन आप ले सकते हैं, यहां सॉल्व कर देते हैं, वहां जगह नहीं है तो v1 प्लस 2 v2 t कॉमन हो गया अपॉन 3t, t कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा v1 बाई 3, जिस रूप में आंसर दिया हुआ है v1 बाई 3 प्लस 2v2 बाई 3। v1 बाई 3, v2 गलत हो गया, v1 बाई 3 2v2 बाई 3 सही हो गया, 2v1 गलत हो गया, v1 गलत हो गया। कौन सा आंसर सही हो गया, फर्स्ट। क्वेश्चन अच्छा है और एवरेज वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि क्योंकि शुरुआत के 1/3 टाइम तक v1 वेलोसिटी से और बचे हुए टाइम तक v2 वेलोसिटी से चला, तो हमने पूरे टाइम को 3t मान लिया, तो 3t का 1/3 t हो गया और बचा हुआ 2t हो गया। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। अगर कुछ लोग पूरे टाइम को t मानेंगे तो इसको t/3 मानेंगे, इसको 2t/3 मानेंगे, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, देर लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A person moved from A to B on a circular path as shown in the figure. If distance traveled by him is 60 मीटर, ये दूरी 60 मीटर है, तो A से लेके B तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट और ये फाइंड करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है और ज्यादातर लोगों ने इसको गलत किया होगा या छोड़ दिया होगा, क्योंकि ये वाकई में आपके लेवल से बाहर मैथमेटिकल क्वेश्चन है। मैं इसको जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है। ए से लेके बी तक की ये दूरी 60 मीटर है। ये सर्किल का रेडियस है। ये रेडियस वेक्टर r1 और ये रेडियस वेक्टर r2 है और ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d। और हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एंगल 135 डिग्री सवाल में दिया हुआ है। आपके लिए आसान नहीं रहेगा और कुछ बुक्स में इसको बहुत ही ज़्यादा कठिन तरीके से सॉल्व किया है। मैं इसको जितना आसान हो सकता है उतनी आसान तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, उससे और आसान तरीका नहीं हो सकता और वो आसान तरीका भी थोड़ा आपके लिए कठिन बैठेगा। सबसे पहले हमको रेडियस की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो एंगल है 135 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया रेडियन में, क्योंकि इस फॉर्मूले में एंगल रेडियन में ही रखा जाता है, डिग्री में नहीं रखा जाता है। आर्क की लंबाई है 60 और रेडियस हमको फाइंड करनी है। इस प्रकार से हमने रेडियस को फाइंड कर लिया। 60 इंटू 180 अपॉन 135 और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.25 रखेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 25.5 मीटर। ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। ये मेरा कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। आपका टाइम बचाने के लिए आप कैलकुलेशन करके इसको चेक कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद अब मैं लिखने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे तो यहां से चलेंगे, फिर यहां जाएंगे तो माइनस का r1 वेक्टर और प्लस का r2 वेक्टर। इस प्रकार से ये बन गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब यहां पर ध्यान से देखें तो ध्यान रखें कि r1 और r2 के मान बिल्कुल बराबर हैं, जिसको हमने r माना हुआ है। हाँ, r2 वेक्टर और r1 वेक्टर दोनों के मान तो बराबर ही है क्योंकि वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसका मॉड ले रहे हैं, तो हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मॉड ही लिखना है इसलिए हम इसका मॉड लेने जा रहे हैं, ठीक है। r निकालने के बाद हम ये मेथड लगाने जा रहे हैं, √r² प्लस r² -2 फिर r फिर r और इनके बीच का एंगल cos 137 डिग्री। So this become 2r² minus 2r² cos 137 डिग्री। हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, 2r² minus 2r² और इसकी वैल्यू माइनस का 0.7 यानी कि 2r² माइनस प्लस हो गया 1.4 r²। तो दोनों से r कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 प्लस 1.4। r की वैल्यू रखें 25.5 और √3.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपको एग्जैक्टली 47 मीटर मिलेगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। √3.4 इंटू 25.5 आप एग्जैक्टली पाएंगे 47 मीटर आपको मिलेगा।
कुछ बुक्स में इसको ट्रायंगल रूल से सॉल्व किया है। जैसे ये एंगल 135 है, तो ये बचा हुआ 45 होगा, तो ये 22.5 और ये 22.5 होगा। उसके बाद उन्होंने ट्रायंगल रूल का इस्तेमाल किया है कि दिस अपॉन साइन दिस बराबर दिस अपॉन साइन दिस। ये करने से सवाल का सलूशन और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको साइन 22.5 का मान नहीं पता, आपको साइन 135 का मान भी निकालना पड़ जाएगा। तो आपको ये मेथड है। हालांकि ये सवाल आपके लिए कठिन है, ये मैं खुद एडमायर करता हूँ कि ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस में से है और सभी लोगों ने लगभग इसको छोड़ दिया। और एक पेपर में ऐसा 1-2 क्वेश्चन तो होता ही है जो सभी छोड़ते हैं, क्योंकि वो रेंज के बाहर निकल जाता है। कहते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो समय के साथ, हाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, अरे मोशन तो कर रहा है ना, जब वो मोशन कर रहा है, चाहे वो जाए फिर आए कुछ भी करे, ये जा रहा है फिर ये वापस आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समय के साथ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बताया जा रहा है, जबकि जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो जगह बदलेगी, और जगह बदलेगी तो डिस्प्लेसमेंट का मान भी बदलेगा। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या गड़बड़ की है, एक ही टाइम पर डिस्प्लेसमेंट को अचानक इतना बढ़ा दिया है, जबकि डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने में कुछ समय खर्च होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर ऐसा बना होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ऐसे बने होने की वजह से ये गलत हो गया। अरे भाई, हम जब चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो टाइम भी तो लगेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि जीरो टाइम पे हम एकदम से कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों ही ग्राफ गलत हैं, तो आंसर होगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन अच्छा है, काफी लोगों का सही हुआ है, कुछ एक लोगों का गलत हुआ है। ये क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कराया गया v1 वेलोसिटी से, और साथ ही साथ एक पार्टिकल को अपवर्ड फेंका गया v2 वेलोसिटी से, ठीक है ना, और दोनों एक साथ यहां पहुंच जाते हैं और टकरा जाते हैं। ये देखिए दोनों एक साथ यहां पहुंचकर टकरा जाते हैं। तो v1 और v2 में हमको रिलेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर दोनों वहां पर टकराते हैं, अगर दोनों C पर टकराते हैं तो दोनों के लिए y सेम होगा। यह बात आप समझ रहे हैं। ये देखिए दोनों के लिए y का मान सेम होगा, जो y इसके लिए वही y इसके लिए। तो y1 लिखिए, y1 इज इक्वल टू v1 साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, और y2 लिखिए v2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्योंकि इसको यहां से यहां तक जाने में t टाइम, तो इसको यहां से यहां तक जाने में भी t टाइम ही लगेगा, क्योंकि दोनों एक साथ फेंके गए हैं। हाँ, एक ऐसे और दूसरा ऐसे एक साथ फेंके गए हैं, तो जो टाइम इसको लगेगा वही टाइम इसको लगेगा। इस प्रकार से ये फैक्टर कैंसिल हो गया। तो v1 साइन थीटा t इज इक्वल टू v2 t, यहां से t भी कैंसिल हो गया। v1 साइन 30 इज इक्वल टू v2, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू v2। इस प्रकार से हम ये समझ पाए कि v2 बराबर हाफ v1। क्वेश्चन अच्छा है, जिन लोगों ने पहले से करके रखा होगा उनका तो जरूर ही सही हो गया होगा, जिन्होंने पहले से नहीं करके रखा है उनमें से कुछ का सही हो गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन कठिन जैसा दिखता है। ऐसे क्वेश्चन जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं आपके लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो जिनका सलूशन छोटा हो लेकिन देखने में कठिन लगे, यही क्वेश्चन आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही हम लोग टेस्ट में
देने की कोशिश करते हैं। हालांकि सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन एक ही बार में नहीं दे सकते, इसलिए हर पेपर में कुछ कुछ निकाल निकाल के डालते हैं, क्योंकि एक साथ अगर ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे तो फिर परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन होने की संभावना रहती है। ये हो गया भाई, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक प्रोजेक्टाइल को दो एंगल पर फेंका गया, 2 एंगल्स। टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 है। सेम रेंज के लिए फेंका गया। सेम रेंज का मतलब है कि एक को थीटा एंगल पर फेंका गया और दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल पर फेंका गया। ये देखिए थीटा हो गया पूरा, और ये देखिए 90 माइनस थीटा हो गया। कहते हैं रेंज दोनों का सेम आ गया। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल पर रेंज कैसा होता है बताइए, सेम होता है। इसको टाइम लगा T1, इसको टाइम लगा T2, तो T1 T2 और रेंज में क्या रिलेशन होगा ये हमको फाइंड करना है। इसका आंसर ज्यादातर लोगों को हमेशा याद रहता है, लेकिन आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। T1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, और T2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा बाई जी। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि T1 इंटू T2 और R को भाग देने से क्या बनेगा। तो T1 2u साइन थीटा बाई जी, और T2 देखिए 2u कॉस थीटा बाई जी, और अपॉन R लिखिए। तो आपको पता होगा R को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक लिखते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी। दोनों तरीके हैं, इसी को खोल के ऐसे लिखा जाता है। तो हम नीचे वाला तरीका लिखें तो हमें सोल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। 2u साइन थीटा देन u कॉस थीटा और बाई में आ गया g। तो u साइन थीटा पूरा कैंसिल, u कॉस थीटा पूरा कैंसिल, एक g से g भी कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल। तो आखिरकार 2 से 2 भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 2u साइन थीटा एंड 2u कॉस थीटा T1 T2 हो गया, बाई जी भी हो गया, और ये हो गया रेंज 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी। तो g से g भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो चीज बच रही है वो सिर्फ 2 बच रही है ना। तो T1 T2 अपॉन R इज इक्वल टू 2 बाई जी। इस प्रकार से T1 T2 इज इक्वल टू 2R बाई जी, यानी कि जो T1 और T2 का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। काफ़ी बच्चों को ये रिजल्ट हमेशा याद है, क्योंकि बहुत बार टेस्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, और एग्जाम में भी जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो बहु ऐसे ही रिपीट होने की संभावना बनती है। तो डेली 15 क्वेश्चन जरूर करते रहिए, कभी 10 हो जाए, कभी 12 हो जाए, कभी 15 से ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपकी कमियां दूर होती रहेंगी, क्वेश्चन करते रहेंगे तो वो सवाल आपके सामने आते रहेंगे जो अचानक आने पे आप नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन करते रहेंगे तो जो सवाल नहीं आएंगे उनका सोल्यूशन देखेंगे तो सीखने को मिलेगा। सोल्यूशन से नहीं समझ में आएगा तो किसी से पूछने जाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, जो आपको बताएगा कोई आपके टीचर होंगे, हम बताएंगे। आप जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमें व्हाट्सअप करिए तो हम आपको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। इस प्रकार से लगातार काम करने से आप इम्प्रूव करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जो कह रहा हूँ उसको मानने का प्रयास करिए। आपको ये बातें कठिन लगती हैं, लगता है, लेकिन एक दिन में 15 क्वेश्चन करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि आप उतना रेगुलर नहीं रह पाते हैं। लेकिन कभी 10, कभी 12, कभी 15, कभी 8, कभी 7, कभी 11, कभी 15, ये करते रहिए। बस आप करते रहेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा और सिलेक्शन की तरफ आप तेजी से बढ़ेंगे। थैंक यू।